संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले में आज एक दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और वो ये कि मायावती आज सामने आई और कमोबेश मायावती जो हैं वो विपक्ष का साथ ज्यादा देती हुई नजर आई। मायावती ने निलंबन को लेकर सवाल उठाए। मायावती जब सामने आई तो उनकी तरफ से सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया। हालांकि उन्होंने जो अपमान किया गया है सभापति का उसको भी अनुचित करार दिया। संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और आज जब मायावती मीडिया के सामने आई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का बाकायदा नाम लेकर एसपी को नसीहत दी है। इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब भी आ गया है, सुनिए जरा। गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नसीहत एक प्रकार से समाजवादी पार्टी को ही दी, कहा है कि अभी से टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कब पता नहीं राजनीति में कब किसको जरूरत पड़ जाए। वो इंडिया अलायंस को नसीहत थी, माना गया कि समाजवादी पार्टी को संदेश। अब उनका संदेश था, कुछ भी कह सकते हैं। उनको गंभीरता से नहीं ले रहे आप उनकी बात को? उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए कभी कभी कमेंट करते हैं। तो ये एक मिजाज जो देखने के लिए मिला है राजनीति का। आज मायावती जिस तरीके से सामने आई, बाकायदा नाम लेकर समाजवादी पार्टी का और ये नसीहत देती हुई नजर आई, और उस पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया। अब सवाल ये कि इंडिया की मजबूरी, मायावती जरूरी। आज जिस अंदाज में मायावती सामने आई है, अपनी अहमियत का एहसास कराया उन्होंने। बिल्कुल कराया। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति में दो प्रकार के मौसम वैज्ञानिक होते हैं। एक जो मौसम का कयास पहले लगा लेते हैं और उस हिसाब से अपनी चाल चलते हैं, और एक जिसको पता होता है कि बारिश होने के बाद का मौसम क्या होगा। मायावती मुझे लगता है कि ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से उनकी अवस्था है वो दोनों तरफ को प्रभावित कर सकती हैं और दोनों तरफ से वो बार्गेनिंग करने के पोजीशन में है। जबकि बिना मायावती के इंडिया गठबंधन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं एक कमी रह जाएगी, और मायावती का अलग होना मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभकारी हो सकता है। ठीक है। मायावती इस चीज को भली भांति जानती हैं और इस प्रकार से वो अपना एक स्टैंड ले रही हैं। बिल्कुल, विकल्प खुला हुआ है, कहीं ना कहीं ये संकेत भी। प्रोफेसर सिंह ने जो बात कही है, मैं उसमें एक चीज जोड़ देता हूं, उनकी बात से मैं सहमत हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच में एक खेल चल रहा है जिसको कभी कोई स्पष्ट नहीं करता है। समाजवादी पार्टी का मानना यह है, वो भी साफ तौर पे बात नहीं कहते हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि कांग्रेस मायावती के साथ में एक बैक चैनल बातचीत चला रही है समझौते की। कांग्रेसी हलकों में इस बात को लेकर लगातार विचार होता रहता है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना उचित होगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ करना उचित होगा। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी में काफ़ी रंज भी है, उनको इस बात को लेकर काफ़ी नाखुशी भी है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस चीज़ का जवाब किस तरीके से दें। तो धीरे धीरे राजनीति का ऊंट किस करवट उत्तर प्रदेश में बैठेगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा साफ होने में, जल्दी साफ होगा ये। इसकी वजह 2017 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है क्या? क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आए थे पर ज्यादा कुछ हासिल तो नहीं कर पाए थे। इसी वजह से बीएसपी और कांग्रेस अगर साथ आए तो ये एक नया प्रयोग हो सकता है। इसी वजह से ये ज्यादा कोशिशें वो बैकडोर चैनल्स के जरिए कांग्रेस के भीतर बीएसपी को साथ लाने की।
देखिए, कांग्रेस के लिए क्या है, कांग्रेस के लिए दोनों जरूरी है। दोनों इसलिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी का जो तबका है, खासकर मुस्लिम तबका, वो कांग्रेस के साथ जाने में बिल्कुल परहेज नहीं करता, ये कांग्रेस को पता है। और बीएसपी के साथ जाने में बीएसपी का जो तबका है वो भी कांग्रेस के साथ जाने में परहेज नहीं करता। बनस्पत सपा के साथ जाने में उसको परहेज है, क्योंकि सपा के सासाथ उसका लगातार टकराव चल रहा है। जहाँ तक मायावती की अहमियत की बात है, तो हिंदी पट्टी के राज्यों में आप पाएंगे कि मायावती का 19 से 22% वोट आज भी है। विधानसभा लोकसभा में भले ही वो न जीते, लेकिन जिन राज्यों में भी वो चुनाव लड़ती हैं वहाँ 19% से 22% वोट उनका होता है, और वो कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुँचाता है। आप अभी मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इन्होंने नुकसान किया है, यूपी में भी नुकसान किया है। तो कांग्रेस चाहती है कि कम से कम मायावती इतना नरम हो जाए कि हमें नुकसान ना पहुंचाएं, यानी फायदा भले ना हो लेकिन मायावती से नुकसान ना उठाना पड़े। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि सपा भी हमारे साथ रहे और मायावती नरम रहे, भले ही इंडी गठबंधन में ना आए तो हमारा नुकसान बच जाएगा। विजय जी, मायावती जी ने जो बात कही उससे एक शेर मुझे याद आया कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो कोalition पॉलिटिक्स में तो ये ज़रूरी है, और मुझे इस बात की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, बीएसपी, एसपी हो जाए साथ। आपको लगती है इसकी मुझे संभावना? लगता है इसकी संभावना, और अखिलेश जी भी भले ही जो बयान दे रहे हो लेकिन उनको स्पेस पता है, क्योंकि वो कितनी सीटें 80 में से निकाल सकते हैं, या कितनी सीटों पर एक ताकतवर लड़ाई लड़ सकते हैं। 2019 का चुनाव भी देखें, जब एसपी बीएसपी साथ हुए तो 10 सीटें बीएसपी को, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है, और कांग्रेस और एसपी के गठबंधन में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। तो यदि वो तीनों आ जाते हैं, यदि वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो ये तीनों आ जाए। इसका दूसरा पक्ष भी है, उन्हें पता है कि यदि हमारे साथ उन्हें नहीं तो बीएसपी बीजेपी के साथ जाकर एक बड़ा नुकसान कर सकती हैं इस गठबंधन का। मायावती जी को क्या पता है कि मायावती जी को ये कमजोरी लग रही है कि भैया बीजेपी को आज उनकी जरूरत नहीं है। यदि वो उनके साथ भी जाएंगी तो कोई बहुत बड़ी शर्तें वो नहीं लगा सकती, इस गठबंधन के साथ तो जा सकती है, लेकिन वो इसके अभी नापतोल कर रही हैं, जो कर रही है कि किस तरह से ये काम हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिन नहीं लगेंगे कि ये तस्वीर साफ हो जाए कि वो किसके साथ होंगी। वैसे मायावती जी हमेशा प्री पोल की बजाय पोस्ट पोल अलायंसेज में ज़्यादा भरोसा करती हैं। बिल्कुल सर, जल्दी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती के सामने जोखिम क्या है, इस पर भी गौर करना चाहिए। अगर मायावती जी कहती हैं अकेली लड़ेंगी, अगर वो अकेली लड़ेंगी तो वो जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हुई नजर आएंगी, और ऐसी हालत में लगातार उनका जो 2012 में चुनाव हारने के बाद ग्राफ गिर रहा है, अगर इस चुनाव में भी लगातार ग्राफ गिरता रहा तो एक दिन दलित ब्यूरोक्रेसी, जो बहुजन समाज पार्टी का आधार है, वो सोचेगी कि भाई ये नेता हमारे काम का नहीं रहा। जिस दिन दलित ब्यूरोक्रेसी ने सोच लिया कि नेता हमारे काम का नहीं रहा, उस दिन मायावती के दरबार में कोई भी दलित कार्यकर्ता नहीं खड़ा दिखाई पड़ेगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है विजय जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि चुनाव से पहले बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जरा 2014 पर भी गौर कर लीजिए, अकेली लड़ी थी बीएसपी और एक सीट भी बीएसपी के खाते में नहीं आई थी। और इस बीच जल्दी से रुक कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है। शराब धुरी बनी हुई है, एक भाग रहा है, शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है, और दूसरी और कुछ ऐसा नेता हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस प्रकार का मखौल उड़ाया है और उसके बाद मार्च पास्ट कर रहे हैं, उसके विषय में भी उनका पर्दाफाश करना है। आप सभी जानते हैं और यह विदित है कि 2 नवंबर को शराब घोटाले को लेकर, एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए, हम बैठेंगे आमने सामने, आपसे सवाल जवाब करेंगे। और ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, और जहां तक करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं, गिनती अभी तक चल रही है। 2 घोटाले हमने देखे हैं हाल फिलहाल में। मैंने क्यों कहा कि इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है। शराब का पैसा अलमारी दर अलमारी 3 दिसंबर को मतगणना चल रही थी और नोट की गिनती भी चल रही थी। 350 करोड़ से अधिक
की नोट की गिनती हुई थी और वो शराब का पैसा था, कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू जी के घर से निकला था। वहां तो गिनती सीमित हुई कि 350 से अधिक करोड़ रुपए उसके अंदर है। और जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है, ये देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। वो चिट्ठी आप सबने देखा भी। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस चिट्ठी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था, 5वें नंबर पॉइंट पे मैं वो पढ़ना चाहूंगा। As the Chief Minister of the State of NCT of Delhi, I have governance and official commitments for which my presence is required, particularly in view of the Diwali festivities coming up in the second week of November 2023. उनका कहना था, उनका मानना था कि चूंकि मैं एक पद पर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है और इस कारण से दिल्ली में रहना मेरे लिए अनिवार्य है। साथ में एक और पॉइंट भी लिखा था और मैं वो पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, लंबा पॉइंट है, मगर उन्होंने कहा था कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और मैं स्टार प्रचारक हूं, तो मुझे तुरंत जाके वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताना है। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना। कुछ 0.5% वोट ऐसा मिला है, 1% वोट भी नहीं मिला है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, शराब घोटाले के किंगपिन, सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए। और उनका कहना है कि मैं सीएम हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, इसलिए मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी, ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, ऑन द ईव ऑफ माई डिपार्चर फॉर विपासना मेडिटेशन सेंटर, which has been widely publicized and largely circulated all over the media in the country as well as officially announced. To my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18/12/2023 for my purported appearance in the person on 21/12/2023. तो अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी आक्रामक, शराब कांड के किंग पिन अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से करार दिया जा रहा है और साथ ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईडी के समन से केजरीवाल भाग रहे हैं। मुद्दा जिस तरीके से संसद में पक्ष विपक्ष के बीच आर पार और आज मायावती मीडिया के सामने आती हैं और मायावती की तरफ से एक जो मैसेज दिया जाता है, कहीं ना कहीं दरवाजे खुले हुए नजर आते हैं कि मायावती किसी भी तरफ जा सकती है। और महत्वपूर्ण अब सवाल यह हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बिना बीएसपी मुश्किल है चुनावी बाजी इंडिया गठबंधन के लिए। जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन चाहेगी कि जितने प्रकार के भी राजनीतिक खंड हैं उन खंडों को एक साथ समावेश करे वो, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि अंतर विरोध बहुत ज़्यादा है। आप अगर अभी देखें तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है या जिसके संभावना है, वो किन जिलों से होकर गुजरेगी और वो जिले कौन से हैं और वो किसके ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं अगर विगत कुछ वर्षों में देखें तो मुझे लगता है कि ये कह देना एक आसान सा चीज़ है कि मायावती के पास ये वोट है और मायावती इस तरफ से उस तरफ जाएंगी, पर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की जो समस्या है वो समस्या ही यही है कि ऊपर का तो बेस वो
एक होमोजीनियस बनाना चाह रही है, पर उसके नीचे जो उनके घटक हैं, जो राजनीतिक जो जातिगत घटक हैं, उनमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि जिसको कि एक साथ लाया नहीं जा सकता। और मुझे लगता है यही एक कारण है जो इंडिया अलायंस की जो संभावनाएं हैं वो यूपी में नहीं पूरे देश में कम हैं, क्योंकि ऊपर से अगर आप अगर सवाल बड़ा हो जाता है कि उन्हें आपस में लाया नहीं जा सकता, जो नीचे अलग अलग घटक हैं, या फिर उन घटकों का ही इन दलों से मोह भंग हो रहा है और वो धीरे धीरे कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।